कहानी की शुरुआत हिबिकी नाम के एक लड़के से होती है जो अपनी जान बचाने के लिए एक सुनसान वैली में पूरी ताकत से भाग रहा होता है। उसके पीछे एक अजीब सा मॉन्स्टर हॉर्न रैबिट उसका लगातार पीछा कर रहा होता है। हिबिकी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर यहाँ पहुंचा कैसे और ये डरावना क्रीचर उसके पीछे क्यों पड़ा है। सब कुछ उसके लिए अचानक और किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। वह हैरान होकर सोच रहा था कि यह आखिर किस तरह का जीव है। तभी अचानक एक नरम और शांत फीमेल वॉइस सुनाई देती है। वह वॉइस उस मॉन्स्टर को तुरंत पहचान कर बताती है कि ये लेवल 1 हॉर्न रैबिट है। हिबिकी घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह आवाज आखिर है किसकी और आखिर ये हो क्या रहा है। डर के मारे जल्दी से वो कहता है, प्लीज कहीं मत जाना। तभी हॉर्न रैबिट उस पर जोरदार छलांग लगा देता है, लेकिन हिबिकी की किस्मत उसका साथ देती है। वह किसी तरह बच जाता है और उल्टा रैबिट के ऊपर गिर पड़ता है। उसके पूरे शरीर का वजन पड़ने की वजह से मॉन्स्टर वहीं कुचल कर मर जाता है। इसी दौरान कहानी में एक गहरे जंगल में ले जाती है, जहाँ एक खूबसूरत एल्फ लड़की पेड़ों के बीच शांति से चल रही होती है। तभी एक रहस्यमय मेल वॉइस उसे गाइड करते हुए कहती है कि वह ईस्ट डायरेक्शन में जाए, क्योंकि वहाँ कोई बेहद कीमती चीज उसका इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ हिबिकी राहत की सांस लेता है। किसी तरह उसकी जान बच गई, लेकिन उसके मन में अब ये भी यही सवाल घूम रहा था कि वो आखिर कहाँ है और यह रहस्यमय आवाज क्या थी। वह तुरंत अपना मोबाइल निकाल कर सिग्नल चेक करता है, लेकिन वहाँ कोई भी नेटवर्क नहीं था। अब मदद बुलाने के लिए उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। खुद को शांत करने के लिए वह सोचता है कि शायद यह सब कुछ कोई हेलुसिनेशन है। थोड़ी देर बाद उसे तेज भूख लगने लगती है। वह सोचता है कि क्यों ना इस हॉर्नेट को ही खा लिया जाए, लेकिन अगले ही पल वह रुक जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि यह खाना इंसानों के लिए सुरक्षित है या भी नहीं। तभी वह फीमेल वॉइस फिर से सुनाई देती है और वह बताती है कि हॉर्न रैबिट इस दुनिया की एक बेहतरीन डेलिकेसी और है और इसका स्टू बेहद स्वादिष्ट माना जाता है। यह सुनकर हिबिकी फिसला करता है और इसे अपने साथ रख लेता है। अब उसका पूरा ध्यान उस रहस्यमय आवाज पर चला जाता है और वह गौर करता है कि यह आवाज तभी सुनाई देती है जब उसे कोई सवाल पूछना होता है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। सबसे पहले वह अपने बैकपैक के बारे में पूछता है। तुरंत जवाब मिलता है कि यह जिस मटेरियल से बना है वह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इसके बाद वह अलग अलग चीजों के बारे में सवाल पूछता रहता है और हर बार उसे बिल्कुल सटीक और विस्तार में जवाब मिलता है। तभी उसे एहसास होता है कि शायद यह कोई ऐसा सिस्टम है जो हर चीज को एनालिसिस करता है। इसके बाद वह अपने बारे में पूछता है। अचानक उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हो जाती है, जिसमें उसके सारे स्टेट्स दिखाई देते हैं। उसका नाम और उम्र तो बिल्कुल सही होती है, लेकिन यह चीज़ देखकर वह पूरी तरह चौंक जाता है। उसके जॉब में लिखा होता है ट्रेजर प्रोवाइजनर। यह देखकर वह पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वह तो सिर्फ एक सामान्य स्कूल स्टूडेंट था। वह तुरंत उसे वॉइस से पूछता है कि आखिर वह कौन है। जवाब मिलता है कि वह उसकी स्टेटस सपोर्ट है, लेकिन वह अपनी पर्सनल जानकारी साझा नहीं कर सकती। एबी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। हालांकि जब वह अपनी लंबी चौड़ी स्किल लिस्ट देखता है तो उसकी एक्साइटमेंट वापस लौट जाती है। इसके बाद वह वर्ल्ड मैप स्किल एक्टिवेट करता है। उसके सामने एक होलोग्राफिक डिस्प्ले दिखाई देता है, लेकिन उसमें कोई पूरा मैप नहीं होता। वह सिर्फ वही रास्ता दिखाता है जहां जहां वह अब तक चल चुका है। तभी उसे उसे एहसास होता है कि वह काफी देर से पागलों की तरह एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा था। अब वह उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। काफी देर बाद शाम होने तक आखिरकार उसे एक सड़क दिखाई देती है। खुशी के मारे वह तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जल्दबाजी में ठोकर खाकर सीधे मुंह के बल सड़क पर गिर पड़ता है। उसी समय रहस्यमय वॉइस घोषणा करती है कि उसे एक नया टाइटल मिला है, कास्ट कास्ट अवे इन आइस स्काई। हिबिकी अभी इसी अजीब टाइटल का मतलब समझने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसके सामने एक विशालकाय मॉन्स्टर आ जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन अगले ही पल हवा को चीरता हुआ एक मैजिक एरो आता है और उस मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देता है। हिबिकी हैरानी से ऊपर देखता है। उसके सामने एक चट्टान पर वही खूबसूरत एल्फ लड़की खड़ी होती है। एल्फ लड़की अपनी परिचय देते हुए बताती है कि उसका नाम अमेलिया है। उसके लंबे नुकीले कान देखकर हिबिकी हंसते हुए कहता है, तुम्हारा कॉस्प्ले तो कमाल का है। यह सुनकर अमेलिया पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे कॉस्प्ले शब्द का मतलब ही नहीं पता। वह हिबिकी से पूछती है कि वह मैजिस्टर्स ग्रासलैंड जैसी खतरनाक जगह पर क्या कर रहा है।
हिबी की बिना कुछ छुपाए सच सच बता देता है कि वह अचानक से वहां आ गया था। यह सुनकर अमेलिया पूरी तरह चौंक जाती है। उसी दौरान सिस्टम चुपके से अमेलिया के अप्राइजल कर देता है। तभी हिबिकी को पता चलता है कि वह एक सचमुच एक एल्फ है। लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी उम्र 56 साल है। एमिलिया फिर उसे समझाती है कि मैजिस्टर्स ग्रेसलैंड असल में एक कोई साधारण घास का मैदान नहीं बल्कि एक विशाल मॉन्स्टर है। वह सीधे हमला नहीं करता बल्कि लोगों को अपने अंदर भटका कर धीरे धीरे थका देता है और आखिर में उन्हें निगल जाता है। ये सुनकर हिबिकी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे एहसास होता है कि अगर वह थोड़ी देर और वहां फंसा रहता तो शायद कभी कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। यह सोचकर अमेलिया भावुक हो जाती है और उसे थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और दोनों वहीं एक छोटा सा कैंप लगा लेते हैं। बातचीत के दौरान हिबिकी को पता चलता है कि इस दुनिया में 15 साल की उम्र में ही इंसान को अडल्ट माना जाता है। डिनर में दोनों ने मिलकर हॉर्न रॉबिट का स्टू खाते हैं। खाना खत्म होने के बाद हिबिकी आखिरकार पूछता है कि वो इस समय किस जगह पर है। उसका सवाल सुनते ही अमेलिया इतनी हैरान हो जाती है कि घबराहट में अपनी अपनी टी उसके चेहरे पर फेंक देती है। अगले ही पल अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत उसका चेहरा साफ करती है और माफी मांग लेती है। फिर वह बताती है कि वह इस समय किंगडम ऑफ हाइब्रा में है। हिबिकी जवाब देता है कि उसने इस जगह का नाम कभी नहीं सुना क्योंकि वह जापान से आया है। लेकिन अमेलिया ने कहा कि मैंने भी कभी जापान का नाम नहीं सुना। अब हिबिकी को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि वह सचमुच किसी दूसरी दुनिया में आ चुका है। एमिलिया को लगता है कि वह अपने घर और परिवार छोड़ने की वजह से हिबिकी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा होगा। इसलिए वह उसे दिलासा देते हुए कहती है कि अगली सुबह वह उसे पास के शहर ले जाएगी। यह सुनकर हिबिकी काफी राहत महसूस करता है। रात को जब हिबिकी सो जाता है तो अमेलिया कुछ देर तक उसे देखती रहती है। उसके मन में बार बार यही ख्याल आता है कि शायद यही वह अबनॉर्मल जीव है जिसके बारे में स्पिरिट ने उसे बताया था। थोड़ी देर बाद वह भी सो जाती है। नींद में हिबिकी अपनी पुरानी दुनिया के सपना देख रहा होता है। उसे अपने 3 सबसे अच्छे दोस्त अमेन, कायू और टे की याद आते हैं। वे अक्सर डाइनर में मिला करते थे, जहाँ 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 का मेन पार्ट टाइम काम करता था। तीनों उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि वह हमेशा उसकी छोटी हाइट का मजाक उड़ाते रहते थे। फिर वह सपना उस दिन पर पहुंच जाता है जब हिबिकी की जिंदगी बदल गई। वह समर ब्रेक से पहले स्कूल का आखिरी दिन था। वह क्लास में जाने ही वाला था कि अचानक से पूरी बिल्डिंग एक तेज रोशनी में उससे भर गई। अगले ही पल वह एक रहस्यमय दुनिया पहुंच गया। सुबह अचानक उसकी आंख खुलती है तो वह अपना फोन देखता है और सोचता है कि उसके दोस्त इस समय कितने परेशान होंगे। तभी उसकी नजर आसमान में तैरती हुई चमकदार आकृतियों पर पड़ती है। वॉइस बताती है कि अमेलिया द्वारा बनाया गया प्रोटेक्टिव बैरियर जो पूरे इलाके के मॉन्स्टर को सुरक्षित रखता है। अब हिबिकी पूरी तरह मान लेता है कि वह इस दुनिया में मैजिक सचमुच मौजूद है। अपनी स्थिति समझने के लिए वह स्पाइरल को कोवेनेंट के बारे में पूछता है। वॉइस बताती है कि यह जॉब उसे सीधे गॉड ने दिया है और इसकी रैरिटी रैंक भी है। इसकी सबसे बड़ी ताकत स्पाइरल एबिलिटी है, जिससे वह किसी भी टारगेट की क्षमताएं और गुण जान सकता है। लेकिन इसमें कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं है। इसलिए इसे नॉन कॉम्बैट जॉब कहा जाता है। इतनी सारी बातें जानने के बाद हिबिकी दोबारा सो जाता है। अगली सुबह एमेलिया और हिबिकी पास के शहर एन की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एमेलिया बताती है कि वह वहां पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लगेगा और जंगल में कई खतरनाक मॉन्स्टर भी मिलेंगे। लेकिन उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह उसकी रक्षा करेगी। कुछ दूर चलते ही अमेलिया नोटिस करती है कि हिबिकी हर बार मॉन्स्टर की मौजूदगी पहले ही महसूस कर लेता है। जब वह इसका कारण पूछती है तो हिबिकी अपना वर्ल्ड मैप स्किल के बारे में बताता है। यह सुनकर हेमेलिया दंग रह जाती है क्योंकि वर्ल्ड मैप एक ट्रिपल ए रैरिटी वाली बेहद दुर्लभ स्किल है। लेकिन हिबिकी को लगता है कि इसमें कोई खास बात नहीं है क्योंकि यह इतना सिर्फ रास्ता और मॉन्स्टर की लोकेशन ही दिखाती है। अमेलिया हंसते हुए कहती है कि उसे अपनी ही स्किल की असली कीमत नहीं पता। सर्वाइवल के लिए इससे बेहतर सपोर्ट स्किल मिलना लगभग असंभव है। तभी वर्ल्ड मैप दिखाता है कि पास ही एक क्रिस्टल हॉर्न रैबिट है। यह सुनते ही अमेलिया उत्साहित हो जाती है। वह बताती है कि यह बेहद रेयर मॉन्स्टर है और इसे लगभग 200 गोल्ड कॉइंस में बेचा जा सकता है। दोनों सावधानी से उसका पीछा करते हैं। अमेलिया अपने मैजिक से उनकी आवाज को
आवाज़ और अंदर छुपा देती है ताकि रेविट उन्हें महसूस ना कर सके। हिबिकी उसकी तारीफ करता है, लेकिन अमेलिया उल्टा उसकी वर्ल्ड मैप की स्किल की तारीफ करने लगती है। वह कहती है कि कोई भी एडवेंचर पार्टी उसे अपने साथ रखना चाहेगी। असल में अमेलिया चाहती है कि हिबिकी उसके साथ पार्टी बनाए, लेकिन वह अपनी इच्छाएं जाहिर नहीं करती। वह तय करती है कि पहले वह अपनी ताकत दिखाएगी। वह अपना धनुष निकालती है। हिबिकी नोटिस करता है कि उसके पास कोई तीर नहीं है, पर एमेलिया बताती है कि उसकी जॉब स्पिरिट आर्चर है और वह हवा से जादुई तीर बना सकती है। वह अपना स्पिरिट एरो छोड़ती है, लेकिन आखिरी पल में क्रिस्टल हॉर्न रेबिट तेजी से हमला से बचकर निकल जाता है। एमिलिया समझ जाती है कि उसके पास एस्केप स्किल है, इसलिए अब उसे मारना बेहद मुश्किल है। लेकिन हिबिकी एक अहम बात नोटिस करता है कि जब रेबिट खुद हमला करता है तब वह अपनी एस्केप स्किल इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही उसके दिमाग में एक शानदार प्लान आता है। वह खुद को चारा बनाने का फैसला करता है ताकि रेबिट उसी पर हमला करे और एमिलिया को सही मौका मिल जाए। एमिलिया को यह प्लान बहुत जोखिम भरा लगता है, लेकिन हिबिकी पूरे भरोसे के साथ कहता है कि उसके रेबिट को स्पाइरल किया है और उसे पता है कि वह बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। अगले ही पल रेबिट के चारों ओर कई स्टोन वॉल्स खड़ी हो जाती हैं। रास्ता बंद देखकर वह घबरा जाता है और उसके सामने आराम से बैठा हिबिकी उसे आसान शिकार समझकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही वह रेबिट छलांग लगाकर हिबिकी पर हमला करने आता है, उसी पल एमिलिया अपना निशाना साध देती है और एक ही तीर से उसे खत्म कर देती है। एमिलिया खुद हैरान हो जाती है कि हिबिकी की योजना सचमुच सफल हो गई। तभी सिस्टम घोषणा करता है कि हिबिकी की कई स्किल्स लेवल अप हो गई हैं। हिबिकी पूछता है कि आखिरी बार तो अमेलिया ने किया था, फिर उसका एक्सपीरियंस कैसे मिला। एमिलिया समझाती है कि पूरा प्लान मैं उस मैं अपनी स्पाइरल स्किल का इस्तेमाल किया, दुश्मन के विश्लेषण किया और खुद को सबसे बड़े खतरे में डालकर जीत दिलाई, इसलिए उसे भी बराबर का क्रेडिट मिला है। इसी समय कहानी स्वर्ग में पहुंचती है, जहां वही गॉड दिखाई देता है जिसने हिबिकी को इस दुनिया में भेजा था। वह उसकी प्रोग्रेस देखकर खुश होता है, लेकिन खुद को याद दिलाता है कि वह तो अभी सिर्फ ट्यूटोरियल फेज में है। असली चुनौती तो अभी बाकी है। इसके बाद कहानी एडवेंचर गिल्ड की तरफ मुड़ जाती है। वहाँ इवाल नाम का एक लड़की अभी भी एडवेंचर के रूप में रजिस्टर करती है। रिसेप्शनिस्ट उसे जॉब बोर्ड के से कोई क्वेस्ट चुनने के लिए कहती है, लेकिन इवाल आत्मविश्वास से मुस्कुराकर कहती है कि उसने अपना पहला क्वेस्ट पहले ही तय कर लिया है। वह किसी बहुत खास चीज की तलाश में निकलने वाली है। इसी रहस्यमय घोषणा के साथ एपिसोड 1 समाप्त हो जाता है। क्रिस्टल हॉर्न रैबिट को हैंडल करने के बाद हिबिकी और अमेलिया आखिरकार रूल सिटी पहुंच जाते हैं। हिबिकी का अपीयरेंस अलग ही दिख रहा होता है, इसलिए अमेलिया उसे अपनी कैप से कवर कर देती है ताकि वो ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट ना करे। उनका प्लान क्लियर था, रैबिट के हॉर्न से जो पैसे से क्लॉथ्स और आर्मर और वेपन्स खरीदना। अमेलिया के रिएक्शन को देखकर हिबिकी को डाउट होता है कि 200 गोल्ड कॉइन्स कितने वैल्यूबल हैं। जब वो अपने स्टेटस सिस्टम में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एक गोल्ड लगभग 10,000 येन्स के बराबर है। इससे उसे अमेलिया की एक्साइटमेंट समझ में आ जाती है। हिबिकी को इस बिल्ड के बेसिक रूल्स तक नहीं पता और यही बात अमेलिया को चिंता में डालती है। उसे लगता है कि कोई भी चालाक या खतरनाक इंसान उसका फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए वो उसे साफ वार्न कर देती है कि वो अपनी इनोसेंस ओपनली शो मत करे, वरना वो प्रॉब्लम हो सकती है। उसका टोन काफ़ी विलेंट होता है, जिससे साफ लगता है कि वो इमोशनली डिस्टेंट है। दिन के अंत तक दोनों एडवेंचर गिल्ड पहुंचते हैं। वहां के एक्सपीरियंस्ड एडवेंचर्स अमेलिया को नए पार्टनर के साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। एक एल्फ और एक इनएक्सपीरियंस्ड लड़का। लोग उन्हें ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, हालांकि एक एक्सपीरियंस्ड एडवेंचर हिबिक्यू को थोड़ा इंकरेज करता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उनका मेन गोल रेयर क्रिस्टल को सेल करना होता है। रिसेप्शन डेस्क पर उनकी मुलाकात एक ज्वेल से होती है, जो गिल्ड की वाइस मास्टर है। हिबिकी तुरंत उसके कैट ईयर्स नोटिस करता है और कुछ पल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ज्वेल उनके लिए गिल्ड मास्टर के साथ प्राइवेट मीटिंग अरेंज करती है। ऑफिस में एंटर करते ही हिबिकी गिल्ड मास्टर का स्ट्रॉन्ग फिजिक देखकर शॉक हो जाता है। गिल्ड मास्टर बिना किसी हेसिटेशन अपनी मस्कुलर बॉडी दिखाता है, जिससे हिबिकी काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। वह अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है उसका नाम बेल डाई डेलियाड गिल्ड है। वो गिल्ड का पावरफुल फ्रंट लाइन ही है। हिबिकी उसकी स्ट्रेंथ से प्रभावित हो जाता है
और अपनी वीक बॉडी से कंपेयर करने लगता है। बेल कैजुअली उसे मसल्स बिल्ड करने के टिप्स देने लगता है। कन्वर्सेशन थोड़ी ऑफ ट्रैक चली जाती है तो जोएल और अमेलिया उन्हें वापस मेन टॉपिक पर लाती हैं। मीटिंग शुरू होते ही अमेलिया क्रिस्टल दिखाती है जो उसके पहले वाले क्रिस्टल से बड़ा होता है। वेल 400 गोल्ड कॉइन्स ऑफर करता है। यह सुनकर हेबिकी हैरान हो जाता है, लेकिन अमेलिया तुरंत बार्गेनिंग शुरू कर देती है। वो बताती है कि उसने 3 साल पहले एक छोटा सा क्रिस्टल 230 कॉइन्स में बेचा था, इसलिए अब वो इसे इस बड़े क्रिस्टल के 800 कॉइन्स डिमांड करती है। अमाउंट गिल्ड के बजट से ज़्यादा होता है, इसलिए वेल ऑफर एडजस्ट करता है। आखिर में डील 700 गोल्ड कॉइन्स पर आकर सेटल हो जाती है। अमेलिया ऐसी आउटकम को टारगेट कर रही थी, इसलिए वो मान जाती है। हालांकि एक्स्ट्रा अमाउंट वेल को अपनी पॉकेट से कवर करना पड़ता है। अमेलिया सीक्रेटली चाहती है कि हिबिकी उसकी एबिलिटीज से इम्प्रेस हो जाए और उसकी पार्टी ज्वाइन करे, लेकिन एक्साइटमेंट में वो सिचुएशन ऑकवर्ड बना देती है, इसलिए जोएल तुरंत हिबिकी और वेल को बाहर भेज देती है। बाहर वेट करते समय हिबिकी को पता चलता है कि उसने ट्यूटोरियल नाम का स्किल अनलॉक किया है। ये स्किल उन लोगों को मिलता है जिनकी सर्वाइवल रेट काफ़ी लो होता है। ये ये एक तरह की हिडन सपोर्ट सिस्टम है जो उसे इस डेंजरस वर्ल्ड में सर्वाइव करने में मदद करेगा। सिस्टम हिबिकी को समझाता है कि ट्यूटोरियल स्किल उसे इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी नॉलेज और स्किल्स देगा। तभी अचानक उसे अपने दिमाग में एक दूसरी वॉइस सुनाई देती है। ये खुद भगवान की होती है। वो वो हल्की मजाक में कहते हैं कि अगर फ्यूचर में और लक चाहिए तो उसकी थोड़ी और प्रेस प्रेस करनी पड़ेगी। हबीकी एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन भगवान उसे काम करके बताता है कि वो शुरू से उसकी मदद कर रहा है ताकि वो बेवजह खतरे में ना पड़े। इसके बाद वो फेयरवेल बोलकर चला जाता है। फिर स्टेटस सिस्टम बताता है कि ट्यूटोरियल स्किल लेवल अप होने के बाद उसका गिल्ड स्किल अब खत्म हो जाएगा। तभी अमेलिया वापस आती है, लेकिन उसे अपने होम टाउन से एक अर्जेंट लेटर मिलता है जिसमें उसे तुरंत बुलाया गया है। वो इस रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकती, इसलिए उसे जाना पड़ेगा और वो हिबिकी को अपने साथ नहीं ले जा सकती। इसका मतलब दोनों को अभी अलग होना पड़ेगा। तभी हिबिकी को समझ आता है कि सिस्टम जिस गाइड की बात कर रहा था वो एक्चुअली अमेलिया ही थी। अमेलिया को भी ये सेपरेशन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हिबिकी अभी न्यू कमर है, इसलिए वो पहले ही जोएल से रिक्वेस्ट कर चुकी होती है कि उसका ध्यान रखें, और स्माइलिंग गॉडेस इन में उसके लिए रूम भी अरेंज कर देती है। और हिबिकी डिसाइड करता है कि वो खुद एडवेंचरर बनेगा और किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा। वो अमेलिया को उसका कोट वापस दे देता है, लेकिन अमेलिया शर्म के कारण वहां से जल्दी निकल जाती है। सिटी गेट पर जाते हुए अमेलिया की मुलाकात ईवाल से होती है। ईवाल उसके एल्फ ईयर्स देखकर इंटरेस्टेड हो जाती है और पूछती है कि क्या वो एफ नोड किंगडम जा रही है। अमेलिया के जवाब से ईवाल और क्यूरियस हो जाती है। वो अपने प्लान्स बदलने के सोचती है। साफ दिखता है कि कुछ हिडन मोटिव्स हैं, लेकिन अमेलिया को इसका अंदाजा नहीं होता। दूसरी तरफ विवेकी फिर अकेला रह जाता है और पूरा दिन सोच कर निकाल देता है। उसे फिर भगवान की वॉइस सुनाई देती है जब वो ज्वेल से दूसरे बेल्ट के बारे में बात कर रहा होता है। तो वो मजाक में उसे प्लेजर हाउस जाने का कहती है। हिबिकी को समझ आ जाता है कि ज़्यादा सवाल पूछना रिस्की हो सकता है, इसलिए वो अपना सीक्रेट छुपा कर रखता है। तभी इन की ओनर टानिया आती है और उसे डिनर के लिए बुलाती है। हिबिकी थैंकफुल होता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि जल्दी काम ढूंढना जरूरी है, नहीं तो उसके पैसे खत्म हो जाएंगे। वो अपने स्टेटस सिस्टम खोलकर सिचुएबल जॉब्स के बारे में पूछता है। कॉम्बैट जॉब उसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी स्किल पैसिव है, लेकिन उसे कुछ नए टेक्निकल स्किल्स दिखते हैं। इनमें एक स्किल मेडिकल बुक होती है। सिस्टम बताता है कि इससे वो मेडिकल प्रोसीडर्स सीख सकता है। कैजुअली पढ़ने के पर बेसिक नॉलेज मिलेगा और पूरी फोकस के साथ पढ़ने पर एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। हिबिकी डिसाइड करता है कि वो पूरा बुक पढ़ेगा, लेकिन यह प्रोसेस आसान नहीं होगा। सिस्टम उसे बिना रुके पूरे पढ़ने के लिए फोर्स करता है और उसे ब्रेक तक नहीं मिलता। उधर सिटी के बाहर अमेलिया और इवाल साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं। अमेलिया पूरे रास्ते हिबिकी की बातें कर रही होती है, जिससे इवाल को लगता है कि वो उसे पसंद करने लगी है। तभी अमेलिया अपनी सेफ मेट स्टालिया को देखती है। स्टालिया को अमेलिया के समन के बारे में पहले से ही पता था।
इसलिए वो उसे सेफली लेने आई थी। वो अमेलिया के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव है और ईवाल को सस्पेशियस मानती है, लेकिन अमेलिया को उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता क्योंकि ईवाल पहली है जिसने खुद उसे अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया था। सिटी में हिबिकी फाइनली पूरा मेडिकल बुक पढ़ लेता है, लेकिन यह प्रोसेस इतना एक्सक्यूटिंग होता है कि वो पूरी तरह थक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये स्किल्स सीखना आसान नहीं है। इसके बाद वो आर्मरी जाता है ताकि अपने लिए गियर खरीद सके। अब उसका साथ सिर्फ स्टेटस सपोर्ट सिस्टम दे रहा है, इसलिए वो उसे एक नाम देता है, सापो, और सिस्टम भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हिबिकी एडवेंचरर गिल्ड वापस जाता है जहाँ एक शॉकिंग सीन उसका इंतजार कर रहा होता है। जेड जिसने पहले ही उसे मोटिवेट किया था, अब वो पूरी बुरी हालत में पड़ा होता है, अनकॉन्शियस, और उसका राइट आर्म गायब हो चुका होता है। जेड की पार्टी के लोग गिल्ड मास्टर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वाल वहां मौजूद नहीं होता। हिबिकी उसकी हालत देखकर ब्लड लॉस एनालाइज करता है और अपनी मेडिकल स्किल का यूज करने का फैसला करता है। शुरू में लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि वो सिर्फ एक एवरेजर है, ल- लेकिन जब वो बताता है कि उसने मेडिकल प्रोसीड्यूर्स भी आते हैं, तब सिचुएशन थोड़ी काम हो जाती है और लोग उस पर मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पार्टी के मेंबर्स पीछे हट जाते हैं और हिबिकी को जेड को चेक करने का मौका मिलता है। एग्जामिन करते ही उसे पता चलता है कि जेड पर डियर पॉइजन का असर है। यह बेहद डेंजरस पॉइजन है जिसमें ब्लीडिंग को रोकना इम्पॉसिबल है। इस हालत में जेड के पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और उसको बचाना बहुत मुश्किल है। सिचुएशन रैपिडली क्रिटिकल होती जा रही है और इस समय तेजी से निकल रहा था। तभी सापो बताता है कि जेड को बचाने के लिए एक ही तरीका है, हाइपर क्योर और परफेक्ट हील जैसे हाई लेवल हीलिंग स्पेल, लेकिन इन स्पेल के लिए बहुत ज़्यादा माना चाहिए होता है। हिबिकी अपना स्टेटस चेक करता है और वहां देखता है कि उसके पास सिर्फ 56 माना है, जो बिल्कुल इनसफिशियंट है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि गिल्ड में कोई भी इतना स्किल नहीं है कि जो ये स्पेल यूज कर सके। अब जेड के पास सिर्फ 4 मिनट बचे थे। हिबिकी डेस्परेट होकर सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। तभी सापो उसके एक ओपिनियन देता है कि टेक्निकल स्किल ऑन ट्रैक इसके जरिए वो दूसरे एडवेंचरस का माना बोरो कर सकता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करे तो इसका माना टेम्परेली हिबिकी को मिल जाएगा। टाइम वेस्ट किए बिना ही विकी सबसे रिक्वेस्ट करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करे और अपना माना मुझे दे दे। शुरुआत में ये रिस्की लगता है, लेकिन धीरे धीरे जेट की पार्टी के सभी मेंबर्स मान जाते हैं। जैसे ही माना ट्रांसफर होता है, उनकी बॉडी थकान साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ हिबिकी का माना स्टेडली बढ़ता जा रहा होता है, फिर भी माना सफिशियंट नहीं होता और टेंशन बढ़ती जाती है। तब जूल और बाकी रिसेप्शनिस्ट भी अपने आकर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करते हैं। अब फाइनली हिबिकी के पास इनफ माना हो जाता है। सबसे पहले वो हाइपर क्योर स्पेल यूज करता है, जिससे जेड की बॉडी के पॉइजन खत्म हो जाता है। उसके बाद हाथों में ग्रीन लाइट निकलती है जो पूरे शरीर में फैल जाती है। पॉइजन खत्म पॉइजन खत्म होते ही पॉइजन खत्म होते ही वो तुरंत परफेक्ट हील यूज करता है। इस बार इस इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है। जेड का मिसिंग आर्म वापस रीजनरेट हो जाता है और उसका पूरा शरीर भी पूरी तरह हील हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन ये मूवमेंट ज़्यादा देर नहीं टिकता क्योंकि हिबिकी एकदम से गिर जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। बेहोशी में वो वापस सपने में देखता है जिसमें वो जापान में अपने दोस्तों के साथ होता है। वो उस मेमोरी में डूब जाता है। तभी सापो उसे जगा देता है और बताता है कि उनके कई लेवल अप्स हो चुके हैं। जेड को बचाने की वजह से हिबिकी की स्टेटस काफ़ी बढ़ जाते हैं, जो उसके लिए एक बड़ा प्रोग्रेस होता है। थोड़ी देर बाद जूल रूम में आती है और उसे चेक करती है वो ठीक है या नहीं। तभी एक शॉकिंग बात सामने आती है, जेड असल में हिबिकी का हाफ ब्रदर है। इ- इससे सिचुएशन और इमोशनल हो जाती है। हालांकि हिबिकी ने उसे बचा लिया, फिर भी वो खुद को अंडर एस्टिमेट करता है क्योंकि उसने दूसरों का माना यूज किया था। लेकिन जूल की ग्रेटिट्यूड सुनकर हिबिकी थोड़ा बेहतर महसूस करता है और उसे समझ में आता है कि उसका काम कितना इम्पोर्टेंट है। फिर जूल उसे वार्निंग देती है कि वो अपनी हीलिंग एबिलिटीज़ के बारे में किसी को भी ना बताए। अगर ये बात फैल गई तो सेल्फिश लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जूल उसे सजेस्ट करती है कि वो अपने लिए एक बॉडीगार्ड हायर कर ले
और उसके लिए उसे डिस्ट्रिक्ट स्लेव डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छी जगह है हो सकती है, जहाँ उसे कोई स्ट्रॉन्ग या रिलायबल इंसान मिल सकता है। जूल्स कहती है अगर ये बात फैल गई तो ऑलमोस्ट पक्का है कि कोई ना कोई इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करेगा ताकि वो गलत तरीके से पैसे कमा सके। इसी वजह से जूल्स ने उसे सजेस्ट करता है कि वो हिबी की किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडली फाइटर के साथ रहना हिबी के लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। हिबी की इस बात पर थोड़ा सोचता है लेकिन पूरी तरह कन्विंस नहीं होता। एक रीज़न ये भी है कि उसे खुद नहीं पता कि वो शहर में कितने टाइम तक रहेगा और वो किसी के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता। उससे ये मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि लोगों के साथ रहना अच्छा होता है, लेकिन उसे लगता था कि उसके केस में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद नॉन कॉम्बोटेंट कॉम्बोटेंट है। फिर जूल्स उसे एक और ऑप्शन देता है, वो कहता वो बॉडीगार्ड हायर कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है और एक वॉल्फमैन दिखता है जो एक सेल के अंदर एक छोटी लड़की के साथ बैठा है। अगले दिन हिबेकी डेबी कंपनी जाता है बॉडीगार्ड हायर करने के लिए, और वहाँ उसकी मुलाकात ओनर अजारथन डेवी से होती है। लेकिन जैसे ही डेवी हिबेकी को ध्यान से देखता है, वो तुरंत उस पर इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि उससे उसमें पैसा दिखता है। असल में उसके पास एक स्पेशल स्किल है जिससे वो लोगों में खास स्मेल महसूस कर सकता है, जो या तो ऑलरेडी रिच हैं या फ्यूचर में रिच बनने वाले होते हैं। हिबेकी को फिर कई स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड दिखाए जाते हैं, लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर देता है। रीजन ये नहीं था कि वो वीक थे, बल्कि उनका एमपी बहुत कम था। हिबेकी चाहता था कि वो मेडिकल बुक को की हाइपर क्योर और परफेक्ट हील स्किल यूज कर सके। उसके लिए उसे बॉडीगार्ड का माना स्ट्रांग होना जरूरी है। डेवी उसे कहता है कि और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन तभी हिबेकी को गॉड एडवाइस मिलती है कि वो खुद जाके ढूंढे। डेवी उसे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ ले जा रहा होता है। तभी हिबेकी एक डार्क कॉरिडोर नोटिस करता है। डेवी बताता है कि वहाँ कुछ लोग हैं लेकिन नॉर्मल काम या फाइट के लिए सिचुएबल नहीं है, इसलिए वो उन्हें रिकमेंड नहीं करेगा। वो लोग अपने होम वापस नहीं जा पाए, इसलिए डेवी ने उन्हें यहाँ वहीं रहने दिया। हिबेकी को लगता है कि शायद वो लोग उसकी तरह सिचुएशन में हैं, इसलिए वो वहां जाने को कहता है। अंदर जाकर हिबेकी एक वॉल्फ बीस्टमैन को देखता है जो एक छोटी सी लड़की को गार्ड कर रहा होता है। उसे क्यूरियोसिटी होती है कि उन्होंने लॉक क्यों किया है। डेवी बताता है कि बीस्टमैन ने उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए रैम्पेज कर दिया है। लड़की के पास मैजिक पावर है लेकिन उसे कंट्रोल करना नहीं आता, इसलिए वो पावर्स अचानक बाहर आ जाती हैं। हिबेकी दोनों अप, हिबेकी दोनों को अपराइज करने की कोशिश करता है, लेकिन शौक लगता है क्योंकि कुछ स्टेटस हिडन है। सापो उसे बताता है कि स्टेटस फॉल्सिफाइड हैं और उसे एक्सपर्ट आई स्किल यूज करनी चाहिए, जो दुनिया की हाईएस्ट लेवल अप्रेजाइजिंग स्किल है और उसे गॉड ने दी है। विवेक एक्सपर्ट आई यूज करता है और उसे पता चलता है कि बीस्टमैन का नाम क्लॉड है और वो लेवल 95 का हीरो है। लड़की का नाम लिलियन है और उसके पास राइजिंग सेंचुरी स्टेटस है जिसका मतलब है कि उसकी सोल सीधे गॉड्स के रेलम से जुड़ी हुई है। हिबेकी सोचता है कि दोनों के पास काफी एमपी है, लेकिन उसे डाउट होता है कि क्या वो हीरो और सेज के साथ ले जा सकता है। तभी गॉड उसे कहता है कि वो जो चाहे कर सकता है। उसके बाद सापो उसे रिलीफ मेजियोर स्किल यूज करने के लिए कहता है, हालांकि वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करता। हिबिकी को लगता है कि शायद ये स्किल क्लॉड की कर्ज हटाने के लिए है। आखिर में हिबिकी डिसीजन लेता है कि वो दोनों को परचेस करेगा, और डेबी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि हिबिकी को फॉर्च्यून की स्मेल और ज़्यादा स्ट्रांग महसूस होती है। हिबिकी लिलियन को एक खुले मैदान में ले जाता है। क्लाउड तुरंत सोचने लगता है कि आखिर वो दोनों के साथ क्या करने वाला है, लेकिन हिबिकी उसे कामली बोलता है कि रिलैक्स करो, क्योंकि वो असल में उसे हील करने आया है। ये सुनकर क्लाउड पूरी तरह शॉक हो जाता है। हिबिकी लिलियन से कहता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए ताकि एक काम प्रॉपरली हो सके। क्लाउड को शक होता है कि ये कोई ट्रैप या ट्रिक तो हो सकती है, लेकिन लिलियन उसे बोलती है कि ओवर थिंकिंग बंद करो और चुप रहो। वो कहती है कि पूरी लाइफ क्लाउड ही उसे प्रोटेक्ट करता आया है, इसलिए अब उ- उसे सेव करने का मौका मिला है तो उसे सेव करने दो। एबीकी लिलियन को समझाता है कि इस प्रोसेस के लिए उसे उसके एमपी का बड़ा हिस्सा चाहिए और उससे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट एग्री करना होगा। लिलियन बिना एक सेकंड सोचे एग्री करती है और तुरंत अपने एमपी ट्रांसफर कर देती है, जिससे हिबिकी के पास परफेक्ट हील टेक्निक यूज करने के लिए ये सब कुछ रेडी हो जाता है। क्लॉड के ये जो लिम्स मिसिंग थे वो पूरी तरह वापस आ जाते हैं और उसके सारे ये वॉन्ट्स ऐसे हील हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ये देख के लिलियन बहुत खुश हो जाती है और सीधे जाकर क्लॉड को हक कर लेती है। क्लॉड हबीबी को थैंक करता है और कहता है कि कुछ समय पहले वो खुद को बहुत हैवी और वीक फील कर रहा था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है।
हिबिकी कहता है कि ये सब कर्ज की वजह से था। क्लॉड ये सुनकर और शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी कर्ज की इंफॉर्मेशन हिडन होनी चाहिए थी और किसी भी अप्राइजर को ये नहीं पता नहीं चलना चाहिए। हिबिकी फिर बताता है क्लॉड एक हीरो है और लिलियन फ्यूचर मैसेज बनेगी। क्लॉड समझ नहीं पाता है कि हिबिकी को ये सब कैसे पता। तभी हिबिकी बताता है कि गॉड ने उसे एक्सपर्टाइज स्किल दी है। ये सुनकर क्लॉड और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि ये स्किल कितनी ज़्यादा पावरफुल है। हिबिकी क्लॉड की कर्ज को हटाने के लिए रिलीफ मेजर्स इसके लिए यूज करता है, लेकिन अचानक क्लॉड के चारों तरफ हैवी चेन आ जाती है और एक जायंट सीजर ऊपर से नीचे की ओर आने लगती है। पहले तो ऐसा लगता है कि क्लॉड को चोट लग गई है। जैसे ही हिबिकी और लिलियन दोनों डर जाते हैं, लेकिन क्लॉड सेफ रहता है और असल में सीजर उन चेन्स को काट रही होती है जो लंबे समय से विंड करके रखे हुए थी। क्लॉड खुद को चेक करता है और महसूस करता है कि अब उसकी फुल स्ट्रेंथ वापस नहीं आई, लेकिन काफी पावर वापस आने लगी है। वो रिस्पेक्ट के साथ हिबी के सामने झुकता है और सबसे पहले रूड बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। इसके बाद क्लॉड कहता है कि हिबिकी के साथ अलाइजेंस सेरेमनी करना चाहता है। हिबिकी को समझ नहीं आता कि ये क्या है। तब क्लॉड एक्सप्लेन करता है कि ये एक सैक्रेड रिचुअल है जिसमें वो अपनी सोल पूरी तरह से हिबिकी को डेडिकेट करता है और हमेशा उसके साथ रहने का प्रॉमिस करता है। सापो हिबिकी को सजेस्ट करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट स्किल यूज करे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दोनों लोगों को उनके प्रॉमिस फॉलो करने के लिए बाइंड करता है। हिबिकी सोचता है और एग्री कर लेता है। कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है और क्लॉड अपनी फुल लॉयल्टी हिबिकी को प्लेस कर देता है। हिबिकी उसे एक्सेप्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। दोनों के रिस्ट पर एक मार्क अपीयर होता है जो लाइट स्पिरिट का रेस्ट क्रेस्ट होता है और उनकी लॉयल्टी का सिंबल बन जाता है। लिलियन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ एमेलिया, इवाल और स्टालिया अपनी जर्नी पर आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ समय ट्रेवल करने के बाद एमेलिया सजेस्ट करती है कि वो हॉट स्प्रिंग पर रुक कर रेस्ट करेगी। स्टेलिया को पहले ही आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि वहाँ इवाल के भी साथ होगा और वो नहीं चाहती कि इवाल एमेलिया से ज़्यादा क्लोज आए। स्टेलिया कोशिश करती है कि एमेलिया को मना करने की, लेकिन एमेलिया फिर भी हॉट स्प्रिंग जाने का डिसीजन लेती है। हिबिकी क्लाउड और लिलियन को एक्सप्लेन करता है कि उसे परफेक्ट हील स्किल यूज करने के लिए दूसरों का आईएमपी क्यों चाहिए होता है। दोनों ध्यान से सुनते हैं और सिचुएशन को क्लियरली समझ जाते हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर एक शेयरिंग कॉन्टैक्ट करते हैं जिससे हिबिकी की टेक्निकल कॉन्टैक्ट इसके लेवल अप हो जाती है। क्लाउड नोटिस करता है कि हिबिकी धीरे धीरे कुछ बोल रहा था, जैसे खुद से बात कर रहा हो। वो पूछता है कि क्या है। हिबिकी बताता है कि ये वॉइस है जो है वो उसे गाइड करती है और चीजें समझाती है। ये सुनकर क्लाउड अचानक शॉक हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये ट्यूटोरियल स्किल क्या है जो सीधे गॉड से मिलती है। क्लॉड तुरंत समझ जाता है कि हिबिकी को किसी दूसरी दुनिया से आया है। हिबिकी खुद भी सरप्राइज हो जाता है कि क्लॉड को दूसरी दुनिया के बारे में कैसे पता। हिबिकी पूछता है कि उसे इसके बारे में से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लॉड कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी लॉयल्टी हमें कभी भी लॉयल्टी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आगे चलते हुए क्लॉड बताता है जिस गॉड से हिबिकी कनेक्टेड है वो शायद चीफ गॉड है। इस दुनिया में करीब 11 गॉड हैं और चीफ गॉड सबसे पावरफुल माने जाते हैं। ट्यूटोरियल और एक्सपर्टाइज जैसी स्किल सिर्फ वही दे सकते हैं। क्लॉड को लगता है कि चीफ गॉड ने खासतौर पर हिबिकी में इंटरेस्ट लिया है, लेकिन हिबिकी को ये बात अजीब लगती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर चीफ गॉड किसी को नोटिस करता है तो वो क्लॉड और लिलियन को करता। फिर भी उसे समझ नहीं आता लिलियन को राइजिंग सेंचुरी जैसी डेंजरस स्किल क्यों दी है। क्लॉड और लिलियन दोनों ने इसका नाम भी पहले कभी नहीं सुना। हिबिकी उन्हें बताता है कि ये स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसके अंदर बहुत बड़ी एनर्जी है जो उसे कंट्रोल करना मुश्किल बनाती है। यह सुनकर लिलियन डर जाती है और हिबिकी को रिग्रेट होता है कि उसने ये बात क्यों बताई। तभी क्लॉड कहता है कि शायद ये स्किल चीफ गॉड ने नहीं बल्कि गॉड ऑफ मैजिक ने दिया है क्योंकि मैजिक से जुड़ी सभी चीज़ें उसी के कंट्रोल में होती हैं। तभी गॉड ऑफ मैजिक खुद हिबिकी से बात करती है और कहती है लिलियन इस स्किल की वजह से सफ़र कर रही है, लेकिन एवन स्किल मिल जाए तो उसे हटाया नहीं जा सकता। वो ये भी बताती है कि हिबिकी के पास उसका दिया हुआ ग्रीमोइर स्किल है जिससे वो लिलियन की एमपी मैजिक पावर को कंट्रोल कर सकता है। वो साफ कहती है कि वो हर बार हेल्प करने नहीं आई, इसलिए उसे खुद मैनेज करना होगा। हिबिकी समझ जाता है और वो ग्रीमोइर स्किल यूज करता है तो सिस्टम खुद एक्टिवेट होगा, चीज़ों को हैंडल करेगा। वो एक गुड न्यूज़ क्लाउड और लिलियन को बताता है और दोनों बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हैं। लेकिन तभी सापो हिबिकी को बताता है कि उसकी एक्सपर्ट आई और ट्यूटोरियल स्किल टेम्परेली काम नहीं कर रही, इसलिए अभी वो लिमिटेड हेल्प ही कर पाएगा।
उधर गॉड ऑफ मैजिक हिबिकी को ध्यान से देखती है और सोचती है कि उसने कहीं तो पहले देखा है। इधर हिबिकी ग्रीमोयर स्केल यूज करता है जिससे एक छोटी के क्यूट कैट समन होती है और वो खुद को भी बताती है और कहती है कि वो लिलियन को मैजिक कंट्रोल करना सिखाएगी, लेकिन लिलियन उसकी क्यूटनेस देखकर कंट्रोल नहीं कर पाती और तुरंत उसे पेट करने लगती है जैसे कोई स्कूल स्टूडेंट में क्यूट पपी देख ले। हिबिकी पूछता है कि वो कौन है, तो भी बताती है कि वो ग्रीमोयर है और एक सेक्रेड बीस्ट भी है जिससे गॉड ऑफ मैजिक ने बनाया है। यह सुनकर हिबी रिलैक्स हो जाता है और उसे प्यार से हेड पैट करने लगता है। ये देखकर क्लाउड जलियस हो जाता है और कंप्लेन करता है कि हिबिकी ने उस अभी तक एक भी पेट नहीं दिया। दूसरी तरफ अमेलिया, इवाल और ऑस्ट्रेलिया हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स कर रही होती हैं। ऑस्ट्रेलिया अचानक अमेलिया की बॉडी को देखकर सरप्राइज हो जाती है, लेकिन तुरंत खुद को कंट्रोल कर लेती है। अमेलिया उसे पूछती है कि उसके फादर ने उसे कौन सा मिशन दिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कहती है कि उसे अभी ही डिटेल्स नहीं पता। फिर अमेलिया इवाल से कहती है कि अब वो उसकी हेल्प कर सकती है वैक क्लीन करने के लिए, लेकिन इवाल सीधे मना कर देती है। अमेलिया ये देखकर हल्का सा हंसती है क्योंकि उसे लगता है कि दोनों के बीच अभी भी डिस्टेंस है। अभी तक अमेलिया और इवाल अच्छे से फ्रेंड्स नहीं बने थे। तभी ऑस्ट्रेलिया बीच में बोलती है और अमेलिया को कहती है कि वो इवाल के साथ थोड़ा फास्ट जा रही है क्योंकि सिर्फ एक दूसरे की वैक वॉश करने से किसी को फ्रेंड नहीं बना देता। इवाल ये बात पूरी तरह सुन लेती है और उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। अगले दिन हिबिकी क्लॉड को वेपन्स खरीदने के लिए ले जाता है। वहां क्लॉड एक स्पीयर चूज करता है। हिबी को ये देखकर सरप्राइज होता है क्योंकि उसे लगता था कि हीरोज हमेशा स्वर्ड यूज करते हैं। क्लॉड समझाता है कि उसकी बॉडी टाइप और फाइटिंग स्टाइल के लिए स्पीयर ज्यादा स्टोवेल है। वो अपने आर्मर के बारे में भी बताता है कि वो अटैक्स को अवॉइड करना पसंद करता है इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट हिट लेना, इसलिए उसके लिए जरूरी पार्ट्स प्रोटेक्ट होना ही काफी है। क्लॉड ये भी कहता है कि वो ज्यादा हैवी आर्मर नहीं पहनना चाहता क्योंकि इससे उसे गर्मी लगेगी और वो स्लो हो जाएगा। उसी समय लिलियन अपने लिए एक नया क्लॉथ चूज करती है। जब मर्चेंट टोटल प्राइस 25 गोल्ड कॉइन्स बताता है तो हिबिकी और लिलियन दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये अमाउंट बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन क्राउड इसे नॉर्मल समझकर बिना सोचे समझे पेमेंट कर देता है। ये देखकर लिलियन को गिल्ट फील होता है कि उसने इतना एक्सपेंसिव आउटफिट क्यों लिया। हिबिकी उसे नोटिस करता है और बोलता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि उसकी सेफ्टी पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद हिबिकी उसे स्टाफ लेने के लिए ये भी इंकरेज करता है। हालांकि उसे पता है कि उसके पास पैसे कम है, फिर भी वो उसे सपोर्ट करता है क्योंकि उसे लिलियन की स्माइल देखकर खुशी मिलती है। तभी वो तभी वी को लगता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए वो भी हिबिकी से कुछ खरीदने को कहती है। हिबिकी मान जाता है और उसके लिए एक क्यूट कॉलर खरीद लेता है। इससे उसका खर्चा और बढ़ जाता है और वो डेट में चला जाता है। शॉपिंग के बाद वो सब एक ओपन फील्ड में जाते हैं। वी कहती है कि वो उन्हें मैजिक की बेसिक ट्रेनिंग देगी। वो मानती है कि क्लॉड तो ऑलरेडी हीरो है, इसलिए उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हिबिकी और लिलियन में वो नेचुरल क्वालिटीज नहीं है, इसलिए वो हिबिकी से कहती है कि वो अपने ग्रीमो और पर डिपेंड करे। हिबिकी पूछता है कि ग्रोमर क्या होता है। तब सापो एक्सप्लेन करती है कि ग्रोम और एक स्पेशल टेक्निकल स्किल है जिससे रेयरिटी रैंक बहुत हाई होती है और ये यूजर को मैजिक सिस्टम से जुड़ी नॉलेज और एबिलिटीज देता है। यह सुनकर हिबिकी एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि वो भी मैजिक यूज कर पाएगा, लेकिन वो तुरंत उसकी एक्साइटमेंट कम कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ सिंपल हाउस होल्ड मैजिक ही यूज कर पाएगा। फिर भी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। वो सजेस्ट करती है कि पहले लिलियन को मैजिक कंट्रोल करना सिखाया जाए। वो हिबिकी को बताती है कि इसके लिए उसे लिलियन मैजिक आउटपुट और कंट्रोलर बनाना होगा। हिबिकी पूछता है कि ये कैसे होगा, तो भी उसका हाथ काट लेती है और कहती है कि इतना काफी है। फिर भी लिलियन को प्लान समझाती है कि वो उसकी मैजिक पावर को 10% तक रिड्यूस करेगी और धीरे धीरे बढ़ाएगी ताकि वो कंट्रोल सीख सके बिना बैलेंस खोए। इसके बाद भी एबीकी को मैजिक सर्कुलेशन सिखाने लगती है। वो बताती है कि मैजिक यूज करने के लिए पावर को फ्लो को कंट्रोल करना जरूरी है। इसके लिए एक सब एक्सरसाइज होती है जिससे दो लोग हाथ पकड़कर मैजिक एक्सचेंज करते हैं और गोल होता है और फ्लो को स्टेबल रखना होता है। ये सुनकर भी हिबिकी कंफ्यूज हो जाता है। भी इरिटेट हो जाती है और कहती है कि पहले क्लाउड थोड़ी मैजिक उसमें ट्रांसफर करेगा ताकि वो खुद फील कर सके।
वो क्लॉड को वार्न करती है कि हिबिकी वीक है, इसलिए ज्यादा प्रेशर ना डाले। क्लॉड एग्री करता है और मैजिक ट्रांसफर शुरू कर देता है। तुरंत हिबिकी को स्ट्रॉन्ग सेंसेशन फील होने लगता है। कुछ सेकंड्स बाद हिबिकी खुद को एक स्ट्रेंज एम्प्टी स्पेस में पाता है। धीरे धीरे वो जगह एक फॉरेस्ट में बदल जाती है, जहां नाइट स्काई में स्टार चमक रहे होते हैं। हिबिकी चारों तरफ देखता है और पास के पानी की तरफ जाता है, जहां उसे एक एल्फ गर्ल दिखती है। वो उसे देखकर क्लॉड बुलाती है। तब हिबिकी को रियलाइज करता है कि उसने क्लॉड का अपीयरेंस ले लिया है। वो शांत रहने की कोशिश करता है और उसके आसपास जाकर बैठ जाता है। उसी समय क्लॉड की मेमोरीज भी एक्सेस होने लगती हैं। उन मेमोरीज में उनसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम अनास्तेसिया है। तब उसे पता चलता है कि क्लॉड बचपन से ही एनेस्थेसिया को जानता था। दोनों ने अपने लाइफ का बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड किया था। उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था और क्लॉड को लगता है कि ये रिलेशनशिप हमेशा ही रहेगा। लेकिन अचानक मेमोरीज चेंज होती हैं और एक वॉर शुरू हो जाती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उसी में एनेस्थेसिया भी मर जाती है। ये मोमेंट क्लॉड के लिए बहुत पेनफुल होता है और ट्रॉमेटाइजिंग भी होता है। ये उसकी लाइफ का सबसे ऐसा मोमेंट था जिसने उसको पूरी तरह बदल दिया। अचानक विकी रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वो अभी भी क्लॉड ही है। क्लॉड तुरंत उसे बात करता है और उसे रियलिटी में वापस लाने की कोशिश करता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो असल में कौन है। कुछ समय बाद हिबिकी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है और अपने सेंसेस वापस पा लेता है। फिर हिबिकी सोचता है कि वो क्लॉड जैसा क्यों फील कर रहा था। बी उसे एक्सप्लेन करती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो क्लॉड की कॉन्शियसनेस में बहुत डीपली चला गया था। जब मैजिक फ्लो हो रही थी तो क्लॉड हिबिकी से अपोलाइज करता है क्योंकि उसने जाना मैजिक पास कर दी। वो भी तुरंत क्लॉड को डांटती है और कहती है कि उसने साफ बोला था कि सिर्फ थोड़ा सा मैजिक देना है और केयरफुल रहना है। शाम को हिबिकी अपने रूम में फ्लोर साफ कर रहा होता है। ये उसकी हाउस होल्ड मैजिक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। हाउस होल्ड मैजिक एक ऐसी मैजिक है जो डेली लाइफ के कामों में यूज होती है, जैसे क्लीनिंग या सिंपल टास्क। लेकिन इसे सीखने के लिए स्पिरिट्स को की हेल्प चाहिए होती है। जब कोई नॉर्मल काम करते हुए मैजिक रिलीज होता है या करता है तो धीरे धीरे स्पिरिट्स उस एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो उस इंसान को हाउस होल्ड मैजिक सिखाते हैं। एबी की काफी समय से ये काम कर रहा होता है, लेकिन अभी तक उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इससे वो डाउट करने लगता है कि ये मेथड कम भी कर रही है या नहीं। फिर वो फिर भी वो कंटिन्यू करता है क्योंकि उसे होप है कि कुछ तो होगा। कुछ देर बाद क्लॉड और लिलियन उसके रूम में आते हैं। क्लॉड गलती से मॉप बकेट गिरा देता है और पानी पूरे फ्लोर पर फैल जाता है। वो तुरंत सॉरी बोलता है और क्लीनिंग शुरू कर देता है। लेकिन हिबिकी उसे बोलता है कि टेंशन मत लो और मजाक में कहता है कि वो क्लमजी होने पर क्यूट लगता है। ये सुनकर क्लॉड थोड़ा एम्बेरेस हो जाता है। समय के साथ लिलियन अपनी मैजिक कंट्रोल करने में बेटर होती जाती है। ये देखकर क्लॉड सजेस्ट करता है कि हिबी की भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, ना कि सिर्फ चूज करना। कि हिबी की कहता है कि उसे स्वॉर्ड चलाना भी नहीं आता। क्लॉड उसे टेंशन ना लेने को कहता है और उसे एक बॉब एंड एरो ट्राई करने को देता है। हिबी की कई बार ट्राई टारगेट पर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार मिस हो जाता है। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे वो फेल ही हो जाता है, जिससे पता चलता है कि उसे अभी भी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में अमेलिया अपने ग्रुप के साथ ट्रेवल कर रही होती है और हिबिकी के बारे में सोच रही होती है। कुछ टाइम बाद वो लोग एक क्रॉस रोड पर पहुंचते हैं। एक रास्ता शॉर्टकट होता है, लेकिन अमेलिया कहती है कि उसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आगे एक रोइंड फॉरेस्ट है और रूमर है कि वहाँ स्पिरिट्स लोगों के साथ ट्रिक्स खेलते हैं। आइवल ये वाले ये सुनकर डरती ही नहीं बल्कि एक्साइटेड हो जाती है। वो उस रास्ते की तरफ जाने लगती है और कहती है चलो एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कोई फन एडवेंचर हो। अमेलिया एवाल को फ्रेंड बनाए रखना चाहती है, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। इसी वजह से सब लोग शॉर्टकट की तरफ जाने का डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन स्टेलिया को पहले से ही फील हो जाता है कि ये डिसीजन फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और चीजें सही नहीं जाएंगी। उधर लिलियन हिबिकी की हेल्प करती है खाना बनाने में। खाना बनाने के बाद सब साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाना बिल्कुल खराब बनता है और कोई खा नहीं पाता। ये इसलिए होता है क्योंकि क्लॉड ने इंग्रेडिएंट्स जैसे मशरूम को ठीक से क्लीन नहीं किया था। इससे सबको पता चलता है कि क्लॉड कॉम्बैट के बाहर ज्यादा यूजफुल नहीं है। क्लॉड खुद को डिफेंस करता है और कहता है कि ये सब उसकी कर्ज की वजह से हुआ है। ये सुनकर हिबिकी क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि उसे ये कर्ज किसने दिया। क्लॉड कहता है कि उसे नहीं पता इसके पीछे कौन है। बाद में हिबिकी नदी के पास बर्तन धो रहा होता है, तभी सापो से बताता है कि उसकी एक नई स्किल मिली है जिसका नाम है बबल वॉश, जो हाउस होल्ड मैजिक का हिस्सा है। फिर वो सापो उस वर्ल्ड मैप चेक करने को कहती है। जब हिबिकी दिखता है तो उसे पता चलता है कि एक राइजिंग
वोर टाइप मॉन्स्टर उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। जैसे ही मॉन्स्टर पास आता है, क्लॉड कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता है और अपनी स्पेयर और प्रिजन स्ट्राइक टेक्निक यूज करके उस बोर को जल्दी से डिफीट कर देता है। उसके बाद क्लॉड कहता है कि ब्लड की स्मेल दूसरे मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए बॉडी को तुरंत हैंडल करना होगा। लिलियन इस मौके का फायदा उठाती है और अपनी वाटर मैजिक यूज करती है, जिस करने का डिसाइड करती है ताकि वो दिखा सके कि उसने अभी तक क्या सीखा है। वो अपना ऑर्डर आइसोलेशन स्किल एक्टिवेट करती है और वोर के शरीर का सारा ब्लड हटा देती है। कुछ ही समय में पूरी बॉडी क्लीन हो जाती है, जैसे कभी उस पर खून लगा ही ना हो। ये देखकर क्लॉड इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि अब वो उन्हें सिखाएगा कि मॉन्स्टर को सही तरीके से कैसे एवोचर किया जाता है। वो स्टेप बाय स्टेप समझाने लगता है। दूसरी तरफ अमेलिया और उसका ग्रुप रूइन फॉरेस्ट तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर ईवाल अपनी मैजिक मिरर यूज करती है और आसपास का एरिया चेक करती है। उसे तुरंत समझ आता है कि यहाँ ये जगह नॉर्मल नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत सारे रेस्टलेस सोल्स मौजूद हैं जो शांति में नहीं हैं। उसी समय अमेलिया अचानक बहुत एक्साइटेड हो जाती है और चिल्लाती है कि उसे बहुत सारा ट्रेजर मिल गया। उसे लगता है जैसे कोई हिडन गोल्ड या वैल्यूएबल चीज ढूंढ ली हो। लेकिन ईवाल जब ध्यान से चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो असली ट्रेजर नहीं है, वो एक मैजिकल गैस है जो लोगों को इल्यूजन दिखाता है। ईवाल सिचुएशन को वो समझ जाती है और तुरंत अपनी मैजिक यूज करके उस गैस को इनफैक्ट खत्म कर देती है। धीरे धीरे अमेलिया और ऑस्ट्रेलिया नॉर्मल हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनके साथ ट्रैक हुआ था। उधर हिबिगी और उसकी टीम बोर को प्रॉपरली बुचर करने के बाद पूरी तरह गंदे हो जाते हैं। उनके उनके कपड़े और बॉडी पूरी खून लगा होता है। हिबिगी सोचता है कि ये परफेक्ट टाइम है अपनी नई स्किल बबल बॉस को टेस्ट करने का। वो स्किल एक्टिवेट करता है और तुरंत हाई प्रेशर से 100 बबल्स निकालते हैं जो सीधे क्लॉड पर लगते हैं। कुछ सेकंड के अंदर बबल्स गायब हो जाते हैं और क्लॉड पूरी तरह क्लीन हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि वो पहले से ज्यादा फ्रेश फील करता है, जैसे उसने अभी भी बात लिया हो। क्लॉड नोटिस करता है कि इस स्किल्स ने उसकी बॉडी को रिफ्रेश कर दिया है और उसकी कुछ स्ट्रेंथ भी वापस आ गई है। ये देखकर हिविकी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी हाउस होल्ड मैजिक फाइनली काम कर रही थी और अब वो सिर्फ बेसिक काम ही नहीं बल्कि अपनी टीम को सपोर्ट भी कर सकता है। यही इस पार्ट का एंड होता है।